नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 7 की यूनिट 1 की। यानी कि हम आपका पेपर 7 5 वीडियोस में कवर कर देंगे। ठीक है, 5 वीडियोस में हम लोग कवर कर लेंगे इस पेपर नंबर 7 को। और जब आपका पेपर हो जाया करेगा, यानी कि आपका 27 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएगा, 27 अगस्त को, और उसके बाद से जो आपका पेपर यानी कि 9 तारीख को लगा है, 9 सितंबर को, है ना, और 10 सितंबर को लगा है, तो भैया जो ये बीच में हमारा समय मिलेगा 27 से 9 और 10 के बीच का, ठीक है, इसमें हम इन दोनों पेपरों को भी कवर कर लेंगे जो भी आपके पेपर लगे होंगे। खास करके यहाँ पर जो अपने आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं, इनकी तो वीडियो मिलने ही वाली है, और अगर हमें समय मिलेगा तो हम एचआई की भी वीडियोस अपलोड कर देंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि समय मिलेगा या नहीं। ऐसे ही जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए भी यूनिट बाय यूनिट रिवाइज करवा दिया जाएगा, और आप लोगों को एक मॉडल पेपर भी जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज से अपनी यूनिट बाय यूनिट जो चीज़ें चलने वाली हैं, आज हम पहले यूनिट पर बात करेंगे, देन आपके पास जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब दूसरे यूनिट की, इसी प्रकार से 5 वीडियो 5 यूनिट ख़त्म। और आप इन वीडियोस में केवल चीज़ों को समझिएगा, कौन सा टॉपिक क्या कहता है, आप उनको समझ गए तो आप पेपर में बेहतर लिख करके आओगे। अभी तक क्या होता था, जैसे कि पिछले वर्षों तक मैंने क्या किया था, आप लोगों को केवल एक वीडियो में देता था जहाँ पर मैं 5 यूनिटों को कवर करता था, लेकिन इस बार समय भी अपने पास है, तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए और एक यूनिट एक वीडियो में आपको दी जाए, जिससे कि आप बहुत ही बेहतर ढंग से उसको देख सकें और उनमें जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर ही केवल बात की जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप किस राज्य से हैं और आपके शहर का नाम क्या है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बिना समय गंवाए हुए पहला यूनिट आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं, और पहले यूनिट में जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपकी शिक्षा। क्या है शिक्षा? तो जब भी हम बात करते हैं शिक्षा, तो हम कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं, एजुकेशन। और जो आपका ये एजुकेशन शब्द है, ठीक है, तो ये किससे बना है? ये बना है लैटिन भाषा के शब्द से। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द से एजुकेशन शब्द बना है। याद रखिएगा भैया, एजुकेशन लैटिन भाषा से बना है। ठीक है, और लैटिन भाषा का शब्द क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं एजुकेटम। हाँ, इससे भैया बना है आपका एजुकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें ई, तो ई का अर्थ क्या होगा, और हम बात करेंगे ड्यूको, तो ड्यूको का अर्थ क्या होगा? ई का अर्थ होगा भैया अंदर से, ठीक है, अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होगा आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना क्या होगा? अंदर से आगे बढ़ाना। यानी कि जो हमारा एजुकेशन शब्द का अर्थ होगा अंदर से आगे बढ़ाना। यानी कि जो भी बच्चे की या व्यक्ति की या बालक की, हम कह सकते हैं, जो भी बालक की जन्मजात शक्तियां हैं, ठीक है, जो भी बालक को शक्तियां जन्मजात मिली हुई हैं, उनको हमें निखारना, हमें आगे बढ़ाना, और उन शक्तियों को हमें बेहतर बनाना। हम कह सकते हैं कि वो शक्तियां जो बच्चे को जन्मजात रूप से मिली हुई हैं, उन शक्तियों का विकास करना, आंतरिक रूप से शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना, ये आपका क्या कहलाएगा? एजुकेशन शब्द में ई और ड्यूको का जो अर्थ है वो कहलाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि जो आपका ये शिक्षा है, शिक्षा को हम लोग किससे, तो कहोगे सर विद्या के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन में कहा करते थे कि विद्या माँ की कसम, हमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग विद्या के नाम से भी शिक्षा को जानते हैं। और जो विद्या शब्द है भैया विद धातु से बना है, ये भी आपको याद रखना है। विद धातु से बना है, लैटिन भाषा ये आपको याद रखनी है, लैटिन भाषा का एजुकेटम ये भी आपको याद रखना है। तो भैया जो आपका विद्या है, और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है?
जानना, यानी कि जो नई चीज़ें हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो प्राचीन चीज़ें हमारे साथ थीं, उनको हम कैसे जान सकते हैं। कह सकते हैं कि विद्या जो है वे हमें आगे बढ़ाती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें जीवन से मुक्त कराती है। हम कह सकते हैं कि विद्या हमें विनम्र बनाती है और विद्या हमें जीवन से मुक्त कराती है। कह सकते हैं सा विद्या या विमुक्ति। विद्या हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है ये भैया एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जो जीवन पर्यंत चलती है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो ऐसी शिक्षा जो हम विद्यालय में ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसी शिक्षाएं हमको दी जाती हैं, और कुछ ऐसी भी शिक्षा होती है जो हम अपने समाज में रह कर के ग्रहण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिससे जो व्यक्ति के जीवन है इसके प्रत्येक अनुभव में शिक्षा में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रत्येक अनुभव में शिक्षा में क्या होगी भैया, वृद्धि होगी। प्रत्येक जब बच्चा आगे चीज़ों को सीखेगा तो नई नई शिक्षा उसको मिलती जाएगी, शिक्षा में बच्चे की वृद्धि होती जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, तो गांधी जी क्या कहते थे शिक्षा के बारे में? ये कहते थे कि बालक के मन, बालक की आत्मा, ठीक है, बालक का शरीर, ठीक है, मन, आत्मा और शरीर, इनका सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा से मेरा तात्पर्य क्या है? कह रहे थे कि मनुष्य का शरीर, मस्तिष्क या मन और आत्मा, इनका सर्वांगीण विकास करना, इनका सर्वोत्तम विकास करना क्या कहलाएगा भैया? शिक्षा कहलाएगा, शिक्षा के अंतर्गत आएगा। ये इन्होंने कहा। बॉडी, माइंड और स्पिरिट, इनका भैया विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, सर्वोत्तम विकास करना गांधी जी के अनुसार शिक्षा कहलाई। ऐसे ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, अगर शिक्षा की परिभाषा आती है तो आप लिखोगे भैया किसका नाम? आप लिखोगे फ्रोबेल का नाम। लिखोगे किसका? फ्रोबेल का नाम। तो भैया फ्रोबेल जी क्या कहते थे शिक्षा के बारे में? कहते थे कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं, बाहर प्रकट होती हैं, ठीक है, जिसके द्वारा बालक की शक्तियाँ जो हैं वो बाहर प्रकट होती हैं। फ्रोबेल ने कहा ये, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी। शिक्षा की परिभाषा आपसे पूछे तो आप इनको ही लिखिएगा। इसके बाद में कह सकते हैं कौटिल्य जी, जिनका नाम बहुत फेमस है, वो कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम है। शिक्षा का अर्थ क्या है? कौटिल्य जी ने कहा, इन्होंने कहा, कौटिल्य जी ने कहा कि शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के लिए प्रेम। ये कहा शिक्षा का अर्थ। और शंकराचार्य जी ने क्या कहा? शिक्षा जो है वो आत्मानुभूति के लिए है, ठीक है, शिक्षा जो है वो आत्मानुभूति के लिए है। ये शिक्षा के बारे में कहा गया। अगर हम बात करें अरस्तु ने क्या कहा, तो आप कहोगे सर, या भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा? भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी के कुछ शब्द कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ऐसे ही अरस्तु ने क्या कहा कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। शिक्षा क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, अरस्तु जी ने कहा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लगाइएगा। अगर हम बात करें शिक्षा के द्वारा, तो हमें भैया क्या होता है कि नई सूचनाएं मिलती हैं, नई सूचनाएं मिलती हैं। हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे साथ घटना घट रही है तो हम उस घटना से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि उस घटना का हम लोग समस्या समाधान कर सकते हैं, ठीक है, समस्या का समाधान कर सकते हैं। शिक्षा क्या है?
प्रशिक्षण से आती है, ठीक है, प्रशिक्षण से आती है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम लोग कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग या डूइंग, ठीक है, यानी कि अभ्यास से आती है आपकी शिक्षा, प्रशिक्षण से आती है। और अगर हम बात करें तो हमारा समाज जैसा होगा बच्चा भी उसी प्रकार से शिक्षित होगा, यानी कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति जिस शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दे रही होगी वहाँ पर जो है उस बच्चे का विकास, उस बच्चे की अर्जन करने की क्षमता, उस बच्चे के अधिगम करने की क्षमता वो बेहतर होगी। अच्छा, अगर कह दिया जाए कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, यहीं पर हम अगर उद्देश्यों की बात कर लें कि आखिरकार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आप लोग एक बार इन चीज़ों को पढ़ चुके हो, केवल इनको रिवाइज करवाया जा रहा है जिससे कि आप लोग चीज़ों को समझ सको। तो भैया शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो आप कहोगे सर शिक्षा का उद्देश्य है, जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि भैया बच्चे का सर्वोत्कृष्ट विकास करना, यानी कि सार्वभौमिक विकास करना या सार्वभौमिक उद्देश्य हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत बच्चा अपने गुणों का विकास कर रहा है, प्रेम, अहिंसा, बच्चा अपने शरीर का विकास कर रहा है, शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, अब अपने समाज के प्रति चीज़ों को समझना हुआ, आधारभूत जो मूल्य हमारे समाज में विकसित हो रहे हैं, जो जैसा हमारा समाज है उसमें मानव कैसे अपने चीज़ों को विकसित कर सकता है, वो आपका सार्वभौमिक उद्देश्य के अंतर्गत आया। दूसरा आपका कहलाएगा एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उद्देश्य। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से हो, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार से हमारे देश में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पिछड़ा व्यक्ति हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो, है ना, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ा हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसको तकनीकी विषयों के माध्यम से हम उसको भी महत्व देंगे, उसको भी हम सिखाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा जो है वो आधुनिकीकरण की ओर प्रगति लाने में विश्वास रखती है, आधुनिकीकरण जिसका बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर हम कहें तो कहेंगे शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या होगा? तो आप कहोगे जब तक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तभी तक व्यक्ति को समाज की विषमताओं पर जो है विषमताएं हैं उस पर ध्यान अधीन करना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त उसकी आवश्यकताएं, उसका व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है वो किसके अनुसार होगा? उसके समाज के अनुसार होगा। किसी भी व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है तो भैया कैसे होगा? अगर बच्चा नई नई चीज़ों को सीख रहा है, विद्यालय नहीं जा रहा है तो कैसे? और अगर विद्यालय भी जा रहा है तो भैया सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से, अपनी माता से, क्योंकि परिवार प्राथमिक कह सकते हो कि पाठशाला, और माता प्राथमिक शिक्षक के रूप में हम देखते हैं या शिक्षिका के रूप में। और अगर हम बात करें हमारा समाज, उसके अनुसार ही हमारे व्यक्तित्व का, हमारे गुणों का निर्माण होता है। हमारा जो वातावरण आसपास का है उसी के अनुसार एक बच्चे का निर्माण होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यक्तिगत, या हम कह सकते हैं व्यक्तिक उद्देश्य। ठीक है, व्यक्तिक उद्देश्य, इसके अंतर्गत क्या होगा? व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन सामग्रियों को जुटाता है और उन सामग्रियों को जुटाने के लिए जहाँ पर व्यक्ति को एक सफल और सार्थक शक्ति बनाने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति, और जिससे वे ऐसी दशाओं को उत्पन्न करे जिससे कि उसके व्यक्तित्व का विकास हो, तो ऐसी दशा में व्यक्तिगत या व्यक्तिक उद्देश्य कहलाएगा शिक्षा का। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट 1.2 में, जहाँ पर भैया बात की जाती है कि आखिरकार शिक्षा के जो ये आपके उद्देश्य हैं, और यहाँ पर जो आपके उद्देश्यों की बात होगी इसमें मेंशन किया गया है कि किन किन उद्देश्यों की बात हम 1.2 में करेंगे। तो कहा गया कि शिक्षा के जो उद्देश्य यहाँ पर लिए जाएंगे 1.2 में, शिक्षा के एम्स जो लिए जाएंगे, उसमें जो पहला उद्देश्य होगा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण। ठीक है, व्यक्ति के
चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, अगर हम बात करें व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, तो हम कहते हैं कि भैया चरित्र एक जो है वो मानसिक गुण है। और अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में समाज में भाई एक व्यक्ति है, अगर एक बच्चा है, उसके अगर अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, उसके सामाजिक उद्देश्यों का बेहतर निर्माण होगा, वो जो व्यवसाय करना चाहता है उस व्यावसायिक उद्देश्य का निर्माण होगा, उसकी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उस उद्देश्य का निर्माण होगा, उसके नैतिक उद्देश्यों का निर्माण होगा, है ना, उसका जो बुद्धि है उसका निर्माण होगा। तो क्या होगा, एक बच्चा होल चाइल्ड डेवलपमेंट इसको हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास की ओर शिक्षा हमें ले जाएगी। तो अगर हम कहते हैं कि बच्चे का अगर चरित्र का निर्माण हो रहा है, बच्चे अपने वास्तविक अर्थ और मूल्य को तब खोजते हैं जब उनके चरित्र का निर्माण होता है। अपनी वास्तविक चीज़ों को अपने चरित्र के अनुसार, क्या साहस है, कैसे गुण हैं उनके अंदर, है ना, इन सभी चीज़ों का विकास जो है वो बच्चे के चरित्र के अनुसार किया जाता है, जिससे कि हर व्यक्ति समाज में चरित्र का निर्माण कर सके और सफल हो सके। राधा कृष्ण जी कहते हैं कि भारत सहित पूरी दुनिया की परेशानी इस तथ्य के कारण है कि शिक्षा केवल बौद्धिक अभ्यास पर बन गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल बौद्धिक अभ्यास को माना गया, ना कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। अगर हम बच्चे की नैतिक और आध्यात्मिक और चारित्रिक निर्माण बच्चे का कराएं तो एक बच्चा जो है वो बेहतर बन सकेगा, अच्छा बन सकेगा। नेक्स्ट कहा गया कि भैया सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, सामाजिक उद्देश्य। समय बिल्कुल भी आपका समाप्त ख़त्म नहीं करूँगा, यानी कि ख़राब नहीं करूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम है और आप जल्दी से जल्दी, हो सकता है कि मैं धीमे बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को वीडियो धीमे लग रही हो, तो वीडियो को भैया आप 2x पर कर लेना। ठीक है, उसकी क्वालिटी जो है 2x पर कर लेना, जहाँ पर जल्दी जल्दी आप हमारे शब्दों को पढ़ सकोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं धीमे नहीं बताऊँगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीमे समझते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत तेज़ समझते हैं। तो अगर मैं धीमे समझा रहा हूँ तो आप इसकी अगर क्वालिटी 2x पर कर लोगे तो आप तेज़ी से भी देख सकोगे। मान लीजिए कि 30 मिनट की या 40 मिनट की या 50 मिनट की वीडियो हुई तो आप 25 मिनट में ही देख सकोगे। ठीक है, और आपका पूरा उत्तरदायित्व है आप वीडियो को शेयर करें। और मैंने बताया कि अपने राज्य का नाम और अपने शहर का नाम दोस्तों कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। और उसके साथ में भैया जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं यहाँ पर, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक, एक शेयर दोस्तों मोटिवेशन बढ़ता है दूसरी वीडियो के बनाने के लिए। हम जब भी बात करते हैं शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की, तब हम कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रह करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, किसी न किसी क्षमता को वो अच्छा बनाता है। और जो भी हमारे समाज के मूल्य हैं, जो भी हमारी सामाजिक शांति है, उसके बीच में भैया क्या करता है, परस्पर संबंध निकालता है। इसके लिए समाज में कह सकते हैं कि न्यायिक चीज़ें, चाहे वो पक्षपात वाली चीज़ें हों, समाज के प्रति सद्भावना, इन चीज़ों को महत्व दिया जाता है। जैसे हम लोग समुदाय और राष्ट्र के प्रति हम लोग जिसमें जवाबदेही कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक उद्देश्य के साथ साथ शिक्षा समाज को विकसित करने में आगे जो है वो मदद करती है। शिक्षा के द्वारा हम लोग समाज को विकसित करते हैं, अच्छा बनाते हैं। होगा क्या कि जो भी हमारा व्यक्ति होगा वो अपने कर्तव्यों की भावनाओं को समझेगा, स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ेगा और उसकी जो सोच है, उसकी जो शक्ति है, वो भी स्वतंत्र होगी कार्य को करने के लिए। ऐसे हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने जो उनका एक ग्रंथ था द रिपब्लिक, उसमें लिखते हैं कि नागरिकता के लिए शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके नाम से, या जो शिक्षा है जो नाम से उसको योग्य बनाता हो और जिसका उद्देश्य धन और शारीरिक शक्ति प्राप्त करना है, या बुद्धि और न्याय के अलावा केवल चतुराई है। यानी कि भैया बुद्धि और पैसा पैदा करने के साथ साथ भैया क्या है कि शारीरिक शक्तियाँ और धन ये भी प्राप्त करना है, इनके द्वारा ये कहा गया। ठीक है,
नेक्स्ट भैया क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हम कह सकते हैं कि शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य। व्यावसायिक उद्देश्य, ठीक है। तो व्यावसायिक उद्देश्य के अंतर्गत आपका क्या आएगा, आप कहोगे कि प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका चलानी होती है, अपना जीवन यापन करना होता है, और प्रत्येक व्यक्ति ये भी चाहता है कि वो सम्मान के साथ में, गरिमा के साथ में अपने जीवन यापन को कर सके। इसके लिए क्या होगा कि वो व्यावसायिक, जो भी उसके व्यवसाय करने के उद्देश्य हैं, जिससे कि वो सफलता प्राप्त कर सके, और जो भी उसका लक्ष्य है व्यवसाय करने के लिए, उन उद्देश्यों की वो प्राप्ति कर सके, हम कह सकते हैं। जो भी कौशल वो करना चाहता है, उन ज्ञान कौशलों को हासिल कर सके, और भैया अपना एक अच्छा जीवन व्यावसायिक उद्देश्य के अंतर्गत जी सके, अपने एक अच्छे जीवन का निर्माण कर सके। इसके बाद आता है आपका सांस्कृतिक उद्देश्य, ठीक है। इस सांस्कृतिक उद्देश्य के अंतर्गत एक शिक्षक का या शिक्षा का, हम कह सकते हैं कि जो सौंदर्य है या जो संस्कृति का हमारा सम्मान है, क्योंकि सभी जगह पर अलग अलग कलाएं, अलग अलग मान्यताएं, हमारे समाज में अलग अलग कानून, ये हमें देखने को मिलता है। तो जो प्रथाएं, जो परंपराएं, जो कानून, जो समाज के प्रति हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, सामाजिक पहलू को हम लोग महत्व दे रहे हैं, तो इन पहलुओं को हमारी सांस्कृतिक उद्देश्य के अंतर्गत हमें जो है वो आगे बढ़ाना होगा। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे कौशल हैं, जो हमारे मूल्य हैं, इनको लक्ष्य बनाना होगा, और लक्ष्य बना करके जो भी हमारा सामाजिक स्वरूप है, इसमें हमें कुशल होना होगा, सर्वोत्तम होना होगा, सर्वोत्कृष्ट होना होगा, सबसे ऊपर होना होगा। क्यों? जिससे कि हमारी जो शिक्षा है उसका हम सांस्कृतिक उद्देश्य उसको पूरा कर सकें, और अपने समाज को एक बेहतर जीवन दे सकें, हम अपने समाज के अनुसार चीज़ों को कर सकें। इसके बाद आपका आया आध्यात्मिक उद्देश्य। जैसा कि आप लोगों ने अभी मैंने आपको बताया, विवेकानंद जी के अनुसार अध्यात्म को भी माना गया, ठीक है। तो आध्यात्मिक उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य के अंतर्गत जो भी व्यक्ति है उसके बीच हम आध्यात्मिकता को बढ़ावा देंगे। वह स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठता है, यानी कि स्वयं का अगर स्वार्थ है तो वहाँ पर तो काम करेगा, लेकिन व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करे। अपने कल्याण के लिए साथ ही साथ व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करे, जिससे क्या होगा कि जो उपदेश या जो भी चीज़ें दूसरों को प्राप्त करानी है वो भी उनका प्राप्त करा सकेगा। राधा कृष्ण जी ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य ना तो राष्ट्रीय दक्षता है और ना ही विश्व एकजुटता, बल्कि व्यक्ति को यह महसूस कराना है कि उसके भीतर बुद्धि से भी गहरी कोई चीज़ है। अगर है वो चीज़ तो उसको हम लोग आत्मा कह सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं कहा गया कि हम राष्ट्रीय दक्षता को आगे बढ़ाएं या विश्व में एकजुटता लाएं। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो भी हमारी बुद्धि है वो एक बहुत ही गहरी सोच है और उसको हम आत्मा कह सकते हैं। ये कहा गया आध्यात्मिक उपदेश के अंतर्गत। जो हमारे नेक विचार हैं, जो हमारी आत्मा के अंदर कह सकते हैं हमारे जो बढ़ती हुई अच्छे विचार हैं, नेक विचार हैं, जिससे कि हम दूसरों की मदद कर सकें, एक दूसरे को परिपूर्ण बना सकें। स्वार्थ, भ्रष्टाचार, आक्रामकता, हिंसा, अराजकता, इनको हम दूर कर सकें, तो ये आपका शिक्षा के अंतर्गत आएगा, शिक्षा के आध्यात्मिक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। अगर हम कह सकते हैं तो कह सकते हैं कि ऐसे भैया कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा के द्वारा हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास में
चाहे वो बच्चे का शारीरिक विकास हो, बच्चे का बौद्धिक विकास हो, बच्चे की भावनाओं का विकास हो, बच्चे का आध्यात्मिक विकास हो, बच्चे का नैतिक विकास हो, सौंदर्यात्मक पक्ष हो, इन सभी चीज़ों को परिपूर्ण बनाया जाए, सामंजस्यपूर्ण बनाया जाए और एक बेहतर दृष्टिकोण की ओर हमें आगे बढ़ने में मदद मिले, वो आपकी शिक्षा कहलाएगी। अगर यहाँ पर हम बात कर लें, एक आपकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एक आपकी फुल फॉर्म होगी भैया 3H, ठीक है, ऐसे करके S भी लिखा होगा, तो आपको होगे हेड, हार्ट एंड हैंड। और फुल फॉर्म की भैया अगर मैं बताना चाहूँ, अगर आपको फुल फॉर्म पढ़नी है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली फुल फॉर्म है, उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, जैसे कि वीडियो की लिस्ट होती है ऐसे ही प्लेलिस्ट भी होती है, तो वहाँ पर फुल फॉर्म लिखा होगा और वहाँ पर लगभग में 7 से 8 वीडियोस जो हैं वो आपकी फुल फॉर्म की मिल जाएंगे आपको। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, और देख लेंगे तो आपको फुल फॉर्म वहीं से मिलने वाली है। अगर आपके पेपर में फुल फॉर्म आ रही हैं, आएंगी भी, तो आपको फुल फॉर्म वहीं से मिलने वाली हैं। लगभग 70 से 80% अगर हम बात करें, फुल फॉर्म आपको वहीं से कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, जो आगे आपका कह सकते हैं कि भारत में 21वीं सदी में शिक्षा। अगर हम बात करते हैं भारत की 21वीं सदी की शिक्षा, तो ये आपको यूनिट 1.3 में देखने को मिलेगा। और हम कहते हैं कि भैया भारत में जो 21वीं सदी की शिक्षा है, जो आप लोग ले रहे हो, तो हम कहते हैं कि भैया ये शिक्षा जो है, ये हमारे भविष्य के अवसर में जो आशा है, या जो हमारी क्षमता है, जो रचनात्मकता है, जो हमारी जिज्ञासा है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर हम सांस्कृतिक चीज़ों को बहुत ही दिलचस्प रूप से देखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, ICT का प्रयोग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम सुविधाओं के लिए कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, इन सभी को सहायता में ला रहे हैं। और हम लोग अगर प्रौद्योगिकी और विज्ञान की बात करें, तो इन सभी चीज़ों से ही, सूचना एवं संचार प्रसारण से ही हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर बच्चे की प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, तो ये हमारा भारत जो है इन शिक्षाओं पर ही बात करता है। प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1 to 5, 6 to 8 और भैया 9 to 12, इस प्रकार से हमें शिक्षा दी जाती है। जब बच्चा उच्च शिक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है, तो भैया कहाँ जाता है बच्चा स्नातक की ओर बढ़ता है, यानी कि अपना BA, BSc, BCom जो भी उसको कंप्लीट करना होता है, ग्रेजुएशन, वो बच्चा कंप्लीट करता है। लेकिन अब अपनी शिक्षा को लेने के लिए 21वीं सदी में बच्चा क्या कर रहा है, कंप्यूटर और इंटरनेट प्रोजेक्टर का उनकी सहायता ले रहा है। अगर हम बात करें शिक्षा के आधुनिक लक्ष्य की, तो शिक्षा का लक्ष्य क्या है कि बच्चों की समस्याएं उनको हल करना। यह सुनिश्चित शिक्षा करती है कि किस प्रकार से एक बालक शिक्षा पर ध्यान को केंद्रित करेगा और कितने सरल ढंग से, सरल तरीके से अपनी चुनौतियों तक पहुंचेगा। अगर बच्चा समस्या समाधान नहीं कर पा रहा है, तो कैसे एक अनुकूलित दशा में बच्चा समस्याओं के समाधान को करेगा और अपनी जो उसकी पृष्ठभूमि है, जिन चीज़ों को वो सीखना चाह रहा है, जो उसकी रुचियां हैं, उन रुचियों को कैसे वो आगे बढ़ाएगा और कैसे चीज़ों को सीखेगा। चीज़ों को सीखने के लिए भैया ज़रूरी होता है कि शिक्षा जो दी जाए वो भैया कौशल पर आधारित दी जाए, कौशलों के आधारित दी जाए। यानी कि पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ों का समावेशन किया जाए जो बच्चों को आगे बढ़ाए, वो भी किसके माध्यम से, कौशलों के माध्यम से, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से। बच्चे को हम लोग खेल के माध्यम से, जीवन कौशल के माध्यम से, जो भी बच्चा जैसे सीखना चाहता है, जिस परिस्थिति में सीखना चाहता है, उस परिस्थिति को अनुकूल बना करके और एक दूसरे के प्रति बच्चों में जो वातावरण है उसको अच्छा बना करके, और सभी बच्चों को जो ये शिक्षा देनी है
वो एक बेहतर रूप से शिक्षा दी जाए। तो कौशल आधारित शिक्षा जो कि बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, ये क्या है, आधुनिक शिक्षा पद्धतियों को शामिल करना। ठीक है, जो भी आधुनिक शिक्षा पद्धति, इसके अंतर्गत आप कहोगे सर हमने प्रोजेक्टर को शामिल किया, हमने कंप्यूटर को शामिल किया, हमने ऐसी चीज़ों को शामिल किया जैसे हम बच्चों को अमूर्त कौशल और मूर्त कौशलों के बीच की जो कड़ी और साथ ही साथ चिंतन, ये सारी चीज़ें बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा चिंतन ही नहीं करेगा तो नई चीज़ों के बारे में सीखेगा नहीं। और हम बच्चे को करके सीखने का वातावरण देंगे, ऐसी शैक्षिक प्रथाओं की नींव रखेंगे जिससे कि बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और व्यवहारिक रूप से, नैतिक रूप से बच्चा आगे बढ़ सके और उसके जो मूल्य हैं, उसकी जो स्तर है, उसके अनुसार हम शिक्षा को देंगे और उसको हम सशक्त बनाने का कार्य करेंगे। बच्चे को किस प्रकार से हम लोग बेहतर बना सकेंगे, इन शिक्षण विधियों का हम लोग प्रयोग करेंगे। आप लोग भी बच्चे को पढ़ाते होंगे तो नए नए अनुकूलन उपयोग करते होंगे, अनुकूलित चीज़ों का प्रयोग करते होंगे, साथ ही साथ ऐसी चीज़ों का भी प्रयोग करते होंगे कि जिससे कि बच्चा बेहतर ढंग से एक सरल अधिगम के रूप में हम उसको सिखा सकें, सरल अधिगम करा सकें। जो लर्निंग हम उसको जो सीखना हम करवा रहे हैं बच्चे की, वो बहुत ही सरल करवा सकें। इस प्रकार से आप बच्चे को सिखाते होंगे। साथ ही साथ कहा गया कि भैया हम प्रयोग करेंगे किसका, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम प्रयोग करेंगे प्रौद्योगिकी का। ठीक है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, यानी कि हमारे लिए इस समय बच्चों को सिखाने के लिए जो भी चीज़ें हैं ज़रूरी, जो भी टेक्नोलॉजी ज़रूरी हैं, उन टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करेंगे जो हमारे बच्चों के शिक्षा में क्रांति का कार्य करेगी। कक्षाओं में हम बच्चे को सकारात्मक परिवर्तन की ओर आगे बढ़ाएंगे। अगर हमें बच्चे को पर्यावरण का ज्ञान देना है तो हम उसके वास्तविक जीवन से देंगे, और जो चीज़ें बच्चे को दैनिक जीवन में सशक्त बना रही हैं, उन चीज़ों को हम बच्चे को बेहतर सिखाने का प्रयास करेंगे और जल्दी सिखाने का प्रयास करेंगे। बच्चा अगर कहीं पर लड़खड़ा रहा है, कहीं पर चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम बच्चे को कह सकते हैं कि वास्तविक जीवन में या प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सिखाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो है आपका भैया वो है आपका 1.4, जहाँ पर हम बात करेंगे आपकी औपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा, जहाँ पर हम बात करेंगे अनौपचारिक शिक्षा, यहाँ पर हम बात करेंगे भैया क्या, आपकी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, और जहाँ पर हम बात करेंगे निरौपचारिक शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा की। तो हमने कहा था कि कुछ शिक्षा हमें हमारे विद्यालय में मिलती है, जहाँ पर क्या होगा कि पाठ्यक्रम भी निश्चित होगा, एक निश्चित पाठ्यक्रम, जहाँ पर जो लोग होंगे वो भी निश्चित होंगे। ठीक है, वो भी क्या होंगे, निश्चित होंगे। ठीक है, वहाँ पर भैया क्या होगा, समय भी निश्चित होगा, है ना। और वहाँ पर जो आपको शिक्षा दी जाएगी वो आपको कह सकते हैं कि निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय, और जो आपको शिक्षा दी जाएगी वो निश्चित रूप से संपन्न कराई जाएगी विद्यालय परिसर के अंदर। तो आप ऐसी शिक्षा को क्या कहोगे, औपचारिक शिक्षा, जिसको हम कह सकते हैं भैया फॉर्मल एजुकेशन। और जो ये आपकी फॉर्मल एजुकेशन है, ये भैया आपको पुस्तकालय में मिलती है, क्योंकि आप पुस्तकों को वहाँ पर पढ़ रहे हो। आपको विद्यालय में मिलती है। ठीक है, आपके विद्यालय में निश्चित समय होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित लोग होते हैं और निश्चित स्थान, विद्यालय क्या है, एक निश्चित स्थान पर होता है। तो ऐसी शिक्षा जहाँ पर संपन्न कराई जाएगी वो शिक्षा आपकी औपचारिक शिक्षा कहलाएगी, फॉर्मल एजुकेशन कहलाएगी, जहाँ पर आपको शिक्षक मिलेंगे, विद्यार्थी मिलेंगे, पाठ्यक्रम निश्चित होगा, समय निश्चित होगा, है ना। वहाँ पर कोई उद्देश्य भी होगा, वो भी आपका निश्चित होगा।
उद्देश्य क्या होगा, आप कक्षा 1 में अगर पढ़ रहे हो तो कक्षा 2 में आपको ले जाना, तो कक्षा 1 में जो भी आपके नंबर हैं, मूल्यांकन है, उनको करना और 10 दिन जा कर के आपको कक्षा 2 में आपका एडमिशन कराना। तो यहाँ पर भी वहाँ पर आपका उद्देश्य भी होगा कि आपको हम कैसे जीवन प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाएं, जिससे कि आप लोग अपने सभी चीज़ों का उपयोग कर सको। नेक्स्ट है आपकी अनौपचारिक शिक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। तो कहते हैं भैया हम अपने आसपास की जितने भी चीज़ें हैं, हम अपने समाज में, समाज के वातावरण में, खेल में, कोई भी हमारा सामूहिक कार्यक्रम हो रहा हो, यहाँ पर अगर हम शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं तो ये अपनी शिक्षा जो कहलाएगी, ये हमारी शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। कहोगे सर यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होगा। जो ये शिक्षा आपको दी जाएगी, ये शिक्षा, इसका कोई समय नहीं होगा, यानी कि आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक कभी भी आप इस शिक्षा को ले सकते हो। जो भी शिक्षक होंगे यहाँ पर नहीं होंगे। शिक्षक के रूप में आपका घर, आस पड़ोस, चिड़ियाघर, वातावरण, जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं, ये आप पर निर्भर करेंगी। कोई भी निश्चित समय नहीं होगा। सीखने के लिए आप पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी। आप कभी भी चीज़ों को सीखें और आपके जो उद्देश्य प्राप्ति है, इसके लिए भी कोई भी बाउंडेशन नहीं रखी जाएगी। आप कभी भी अपने चीज़ों को सीख सकते हैं। और भैया मुक्त शिक्षा के रूप में जिसको हम लोग देखते हैं, ये आपकी कहलाती है औपचारिक शिक्षा। अब हम बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा की, है ना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो कहते हैं कि ऐसी शिक्षा जो औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की कड़ी हो, जो बीच का संबंध निकालती हो, ये कहलाती है आपकी निरौपचारिक शिक्षा। आप कहोगे सर ऐसी शिक्षा का क्या मतलब? देखिए, ये आपकी निरौपचारिक शिक्षा, इसमें ये तो निश्चित होगा कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षण की विधियाँ क्या है, शिक्षण का समय क्या है, लेकिन ये औपचारिक शिक्षा के गुण हैं। ऐसे ही आप निरौपचारिक शिक्षा के भी गुण आएंगे। आपका समाज, खेल, कार्यक्रम, आप यहाँ पर रह कर के शिक्षा को ले सकते हो। यानी कि ये शिक्षा आपकी दूरस्थ प्रणाली की शिक्षा कहलाएगी, जिसको आप कहते हो भैया ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब है कि आपका पाठ्यक्रम भी निश्चित है, लेकिन आप रहे कहाँ पर रहे हो, अपने घर पर रह करके शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो। जहाँ पर आपका पाठ्यक्रम तो निश्चित है, लेकिन आप किस समय पर पढ़ रहे हो ये निश्चित नहीं है। आप रात में भी पढ़ सकते हो, दिन में भी पढ़ सकते हो, सुबह उठ के पढ़ सकते हो। आपको विद्यालय नहीं जाना होगा, आपको विद्यालय नहीं जाना होगा। तो ये आपकी दूरस्थ शिक्षा जो है, ये आपकी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। जल्दी से बताइए भैया, सभी के समझ में आ गया? तो औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में अगर आपसे अंतर भी पूछता है तो अभी आप इन चीज़ों को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना जो यूनिट 1.5 है उसकी। यूनिट 1.5 में आखिरकार क्या कहा गया, जहाँ पर बात की गई भैया जो भी हमारे शिक्षा के कार्य हैं। तो आप कहोगे सर शिक्षा का कार्य क्या है? कहा गया कि राष्ट्र का अगर निर्माण हम करेंगे शिक्षा के द्वारा, अगर हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं तो ये भी एक शिक्षा का कार्य है। राष्ट्र का निर्माण, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हमारा डिजिटल इंडिया हुआ, मेक इन इंडिया हुआ, जो आने वाली चीज़ें हैं जिनसे हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर हम मानव को प्रशिक्षित कर रहे हैं और मानव के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम उनको प्रतिभाशाली भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा और जो भी हमारी शिक्षा होगी उससे हम वित्तीय, प्रशासनिक, इन चीज़ों को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। राष्ट्र निर्माण की भूमिका अगर हम बात करें तो अगर हम बात कर सकते हैं तो कहेंगे भैया कि राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता को बढ़ावा देना आपका राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत आएगा, जहाँ पर आप जो भी हमारे विचार हैं, जो भी राष्ट्रीय भावना है, सिफारिशें हैं, इनको आप एक उद्देश्य के रूप में देख सकते हैं और चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि व्यक्ति, बच्चे का जो है वो सर्वांगीण विकास होगा। जो भी हमारा निर्माण है वो हम बेहतर ढंग से कर सकेंगे। जहाँ पर
कुछ ऐसे संस्थान होंगे जो मान्यता प्राप्त होंगे और जहाँ पर धर्म, कह सकते हैं वंश, जाति, इन सभी के भेदभाव को दूर किया जाएगा और सभी को शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। सभी को शिक्षा दी जाए, वो भी किसके, बिना भेदभाव के। जो भी शिक्षक संस्थान हैं, यहाँ पर एक स्कूल ड्रेस चलाई जाए, विद्यालय की ड्रेस चलाई जाए, वर्दी चलाई जाए, जिससे कि ये जो जाति, धर्म, वर्ग, इसका जो भेदभाव है इसको दूर किया जा सके। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सिखाया जाए। जो भी स्कूल की परियोजनाएं हैं उन पर चीज़ों को देखा जाए, है ना। और बच्चों के लिए नाटक मंच का भी, ओपन थिएटर का भी, जो हमारे प्राचीन भारत में चीज़ें चल रही थी, ओपन थिएटर का भी कार्य किया जाए। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, देशभक्ति, इन सभी चीज़ों को सिखाया जाए। और माध्यमिक स्तर पर बच्चे को हम को करिकुलर एक्टिविटीज़, है ना, साहित्य, सामाजिक अध्ययन, प्राथमिकता, इन सभी को हम ध्यान में दें। और विश्वविद्यालय स्तर पर हम भाषाओं को, सामाजिक विज्ञान को, संस्कृति को, हमारे कला विशेष को, हम इस पर जोर देना चाहिए। इससे हमारी सामाजिक एकता भी बढ़ेगी और हमारे जो राष्ट्र है उसका निर्माण भी अच्छा होगा। ऐसे ही अगर बात कर लें मूल्यपरक शिक्षा की, या जिसको हम मूल्य शिक्षा भी कह सकते हैं, या जिसको हम लोग कह सकते हैं वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन, तो मूल्य शिक्षा क्या है या मूल्यपरक शिक्षा क्या है? मूल्य शिक्षा का महत्व अगर हम वैसे कह सकते हैं कि मूल्य शिक्षा जिज्ञासा, उचित रुचियों का विकास और दृष्टिकोण, जो भी मूल्य के बारे में हैं उनके सोचने की क्षमता, न्याय करने की क्षमता, इसको जागृत करती है, जो हमें सामाजिक और प्राकृतिक एकता को बढ़ावा देती है। जो हमारे सामाजिक और प्राकृतिक एकता को बढ़ावा देती है वो हमारी मूल्य शिक्षा के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें भैया मूल्य शिक्षा की, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारी मूल्य शिक्षा है या जो हमारा वैल्यू एजुकेशन है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो भी बच्चे का नैतिक या व्यक्ति का नैतिक सामाजिक मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया, इसको हम क्या कहेंगे? मूल्य शिक्षा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? मूल्य शिक्षा क्या कहेंगे? जो भी बच्चे की नैतिक और सामाजिक मूल्य हैं, इनको अगर हम प्रदान कर रहे हैं, इनके प्रदान करने की जो प्रक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी मूल्य शिक्षा। इसका उद्देश्य क्या होगा? बच्चे का चरित्र का निर्माण, बच्चे को एक मजबूत भावना का विकास विकसित करने में बच्चे को मदद करना, बच्चे का व्यक्तिगत विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे का कह सकते हैं कि नैतिक निर्णय, इनमें बच्चे को आगे बढ़ाना, व्यक्ति को आगे बढ़ाना, समाज को कल्याण की ओर ले जाना। बच्चे के चारित्रिक विकास का निर्माण करना, जहाँ पर बच्चा अपनी ईमानदारी, करुणा, सहानुभूति, आत्मसम्मान, अखंडता, उसके चरित्र का निर्माण करना, चरित्र को मजबूत करना, ये आपकी वैल्यू एजुकेशन मूल्य शिक्षा कहलाती है। नैतिक जागरूकता, गलत क्या है, सही क्या है, इसको समझने की लिए बच्चे को जागरूक करना, नैतिक विकल्प के रूप में बच्चे को प्रोत्साहित करना, यह आपका नैतिक जागरूकता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक उत्तरदायित्व। आप कहोगे सर बच्चे को समाज के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और जो भी सकारात्मक दृष्टिकोण है उस पर ध्यान देना, जिससे बच्चे को कह सकते हैं कि जो भी जिम्मेदारी है वो बेहतर बन सके और जो भी उसका समाज के प्रति उत्तरदायित्व है वो उसको समझ सके। सकारात्मक दृष्टिकोण और कल्याण की ओर आगे बढ़ाना, व्यक्तियों को लचीला बनाना, भावात्मक कल्याण की ओर आगे बढ़ाना, बच्चे की मानसिक योग्यता को आगे बढ़ाना। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मूल्य शिक्षा में पाठचर्या, कार्यशालाओं, चर्चाओं और जो भी इसकी विशिष्ट क्षमताएं हैं, जहाँ पर औपचारिक शिक्षा प्रणाली को एकत्रित करके या अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को एकत्रित करके हम माता पिता, शिक्षक और समुदाय के सदस्यों के द्वारा बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षा जिनको हम दे सकें, जिससे कि बच्चा एक समाज का अच्छा निर्माण कर सके और उसका दिशा निर्देशन कर सके, समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ा सके वो। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं मूल्य शिक्षा के अंतर्गत, वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पर आपका यूनिट 1 जो था, है ना,
वो ख़त्म होता है, समाप्त होता है। और आपका उत्तरदायित्व है सभी को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने शहर का नाम, मैंने आपसे क्या कहा, अपने शहर का नाम और अपने राज्य का नाम भैया कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से कि आपका शहर क्या है, आपका राज्य क्या है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो के साथ में। बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को। आपका 27 तारीख को एग्ज़ाम है, उससे पहले आपका ये जो पेपर है इसको मैं रिवाइज़ करवा दूंगा और रिवाइज़ करवाने के बाद में जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं बता भी दूंगा। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट 1.1, 1.2 और 1.4, इसके साथ में मूल्य शिक्षा या वैल्यू एजुकेशन आपका इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।